अस्सलाम वालेकुम जी, एजाज निसार हाजिर है जी सीईओ क्लब पाकिस्तान से। आई एम द प्रेसिडेंट सीईओ क्लब। टुडे वी हैव अ स्पेशल एक सेशन है जी विद अदनान हिरानी साहब जो कि सीईओ हैं हिरानी ग्रुप के। और इस कन्वर्सेशन के जो गुफ्तगू है दो critical objectives हैं। Number one, seeking the direction for the young people from the CEOs of Pakistan, and second is seeking the inspiration। तो हम ये दो चीज़ों की इस पलक मुल्क के नौजवानों को अगर दे दें डायरेक्शन, मेंटरशिप जिसको हम बोलते हैं, सेकंड इनकी इंस्पिरेशन, इनकी मोटिवेशन। तो आज की जो हमारी सबसे इंस्पिरेशन और जो हम जो गाइडेंस के लिए आए हैं वो हैं हिरानी फार्मास्यूटिकल, जिनके अदनान हिरानी जो कि सीईओ हैं। सर वेलकम टू द सीईओ क्लब पाकिस्तान का जो एक प्रोग्राम है सी कॉफ़ी विद सीईओ। अपना अदनान अपने बारे में बताएं, कहाँ से माशाल्लाह यू आर अ यंग मैन, माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड यू लैंडेड एज अ CEO, the struggle? Definitely. I studied in Pakistan only. I did my O-levels from Foundation Public in Karachi. Then I did my A-levels from St. Patrick's. That's also based in Karachi. Then I left to UK, to University of Sheffield, where I did my Accounting and Financial Management Bachelor's. Then I came back to Pakistan to join my family business. उस टाइम ये था कि इंशाल्लाह within 2 years थोड़ा सा काम करके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करके I'll go back for my masters. लेकिन I think 10 साल प्लस हो गए, अब तक वो 2 साल निकल नहीं पाए। तो वो सिलसिला once you join the business रह जाता है। I came back to Pakistan in 2007. We also own Platinum Pharmaceuticals. It's within our family business as well. So I started off with Platinum Pharmaceuticals. Family business, आप लोग को पता है चीज़ें ग्रो होती है, you have to move out as well. So in that case we started off with Hirani's Pharmaceuticals in Pakistan. अदनान मुझे ये बताइए कि ये सारी जर्नी में माशाल्लाह आपने पढ़ के भी आए बाहर से, फिर आपने अगर मैं आजकल के हालात पूछूं कि इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसमें व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और क्या आपका इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का क्या रोल है? आप उसके एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो पॉलिसी के हवाले से और इश्यूज़ के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से और लोगों के हवाले से, क्योंकि इतनी प्राइसेस हाइक हैं, एक बड़ा परसेप्शन आपके बारे में कि यू मेक लॉट ऑफ मनी जो फार्मा इंडस्ट्री है, जबकि जो सारी जो कंज्यूमर्स को प्राइस पे करनी पड़ती है। ओवर टू यू। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज़ जो अपने दिमाग में सबने लानी है ना, वो पहली चीज़ ये है कि दिस इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट एन NGO। मतलब इट्स फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सिर्फ ओनर्स पे नहीं चलती, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव पे नहीं चलती, उसके अंदर लोग हैं, वो लोगों को हर साल इंक्रीमेंट देना है, उन लोगों का आपने ख्याल करना है, क्योंकि वो लोग फर्दर फैमिलीज चला रहे हैं अपनी। तो प्राइस इंक्रीज़ हर चीज़ की है। ये प्राइस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुद अपनी पॉकेट से नहीं करती, इसका तकरीबन मोर देन 90% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। अच्छा, वो बाहर से आता है, आपके डॉलर के एक्सचेंज रेट का क्या हाल है इस टाइम के ऊपर, वो सारी चीज़ों की कॉस्ट अपनी जगह बढ़ जाती है, आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों की तनख्वाहें आप बढ़ा के अपनी जगह दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंट फॉर करती है। उसके अलावा भी आई कैन स्टिल से मेडिसिन इन पाकिस्तान आर द मोस्ट चीपेस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग एज वेल। हम जब कंपैरिजन करते हैं, यस कभी कभार होता है इक्का दुक्का कोई थकी हुई कंपनी की मेडिसिन उठा के बता दी जाती, देखें यार ये तो फलानी जगह सस्ती है, बट आप ओवरऑल परसेप्शन की बात करें, मैं कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ब्रांड सबको पता है इस टाइम पे कितने अताब में आए हुए। टॉफ़ी आपकी ज़्यादा महंगी है उन ब्रांड से, और आप उसको टैबलेट को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहे होते, तो ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कुछ सिरप्स ऐसे मेरे फादर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, यार पानी की बोतल ज़्यादा महंगी है और कफ सिरप या वो फलाना सिरप इससे ज़्यादा सस्ता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपने ऑलरेडी दवाई भी डाल रखी है, उसको जहाँ पानी बन रहा है उस एनवायरनमेंट में नहीं बनाना है। इट हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा जो सर आपने प्राइस का कहा, ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है, सेल्स टैक्स ऐड हो गया। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा परसेप्शन बनाया हुआ है फार्मा इंडस्ट्री का, यार दीज पीपल मेक बिलियंस, ये तो ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। मैं फिर कहूँगा आपके पास जो लोग, आपके पास स्टाफ काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट एन इंक्रीमेंट। आप कह रहे हैं दवाइयाँ जो है 10% से ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगी, ओके नो प्रॉब्लम्स। उन तमाम लोगों को जो है प्राइस बढ़ाने के लिए आप मतलब उनकी सैलरीज एडअप करने के लिए आप कह रहे हैं 20% इंक्रीज तो साल का देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो इट डजंट टैली टुगेदर। मुझे अदनान ये बताएं कि ड्रैब की क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग की वजह से? आप PPMA का रोल क्या कोई एक कुछ रियल जेन्युइन रोल है कि अपना पॉलिसी मेकिंग पे डेंट कराते हैं फार्मा इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के जो जो इश्यूज़ हैं उसको रियली एड्रेस कर पाते हैं, और दूसरे जो प्राइसेस की जो क्या मैकेनिज़्म कि एक आम आदमी को सस्ती दवाई मिले। जो इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, जिसकी वजह से सारा मसला एंड पे कंज्यूमर पे आके पड़ता है। इसका क्या सलूशन है? देखिए, कोई भी चीज़ की कॉस्ट होगी वो जाएगी कंज्यूमर पे, लेकिन अब कुछ चीज़ों के फैक्टर्स ऐसे हैं, आपके ऊपर सर्टेन टैक्सेस लगा दिए गए। सेल्स टैक्स करंटली नाजिल कर दिए गए 17%। इनिशियली कहा गया नहीं यार, ये डॉक्यूमेंट करने के लिए आपने 17% देना है, लेकिन मंथ एंड के ऊपर आप अपनी कंजम्पशन फाइल करेंगे मिल जाएगा। अब वो मंथ एंड नहीं है, आप अपना ऑलमोस्ट 6 मंथ एंड करने जा रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है और कोई चीज़ नहीं है कि उसको वापस कब किया जाएगा। ऑब्वियसली फिर ये कैश फ्लो के अंदर आके हिट कर रहा है, तो ये तो कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा ना। आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कंपनी अपनी पॉकेट से चीज़ें बेयर करती रहेगी। ऐसे मिसलेनियस आए दिन बॉम्ब फाड़ते जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो एड अप कर दी गई हैं। यस, वी बिलोंग टू एन इंडस्ट्री जहाँ होना चाहिए, लेकिन रातों रात नहीं हो जाती चीज़ें। आप टाइम देते हैं, आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करना है। अब ये नहीं कह सकते अब कल सुबह हम आए तो सारी चीज़ें चेंज हो जाए। अब बिल्कुल जो है ना वो अमेरिकन जैसी फैसिलिटी लगा दो, तो क्या आप अमेरिकन जैसी प्राइसेस पे बेच रहे हैं? क्या आप अमेरिकन जैसा HR ले रहे हैं? क्या आप अमेरिकन जैसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं? फिर ये तमाम चीज़ें टैग करनी होगी आपको। क्या आपकी रेगुलेटरी बॉडी के लोग इतने अकस्टम्ड हैं, इतने ट्रेंड हैं अमेरिकन के मुताबिक? नो। अक्सर कहा जाता है 2 साल बाद, हाँ यार उस टाइम इम्प्लीमेंट किया था, हमारे लोग भी सीख रहे थे। आई एम टॉकिंग रेफरिंग टू ट्रैक। तो इसका मतलब आपने हम पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, इंडस्ट्री डुबा दी। अब आप कह रहे हैं जी हमारे लोग भी सीख रहे थे। आप उनको पहले ट्रेन कर दें, इंडस्ट्री को ट्रेन दें अपने लोगों को ट्रेन करने का, बिकॉज ये इंडस्ट्री वो है कि ये रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। तो अदनान साहब से पूछते हैं कि जो क्योंकि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं ईरानी ग्रुप्स के, इनसे पूछते हैं कि अब क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग में एक्सपोर्ट करें ताकि इस मुल्क के कुछ मसाइल हल हों, हम पूछते हैं कि फार्मास्यूटिकल जनरल एक्सपोर्ट कितनी हो रही है पाकिस्तान की? जो कॉटन जैसे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है तो फार्मा की और दूसरी हैरानी के अंदर इन्होंने कोई एक्सपोर्ट की और जो क्या कोई प्लान रखा है ताकि हमें वी नीड डॉलर्स, ताकि हम पाकिस्तान में जो इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा सीरियस इशू है उसमें ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। चल एक्सपोर्ट के बारे में बताइए। इजाज़त, एक्सपोर्ट हमारा बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और ये आप मैं कहता हूँ हमारी ज़बानी तो छोड़ देना, समझे हम सब झूठ कह रहे हैं। बाहर वाले लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट का एक्सपोर्ट का बहुत एक्सटेंसिव पोटेंशियल है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम अपनी रेगुलेशंस ऐसी रख देते हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट ना कर सके। कहा यह जाता है कि आप करो, लेकिन रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आपसे पहले दूसरा आके करके चला जाता है। बिकॉज मैं एक एग्जांपल ये दूंगा, रीसेंट एवैल्यूएशन है, हमें यहाँ से सैम्पल्स भेजने होते हैं। सैम्पल्स की पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, NOC लेने जाएं, DHL को दें, DHL कहते हैं ANF से पहले चेक होगा, फलाना होगा। जब 1 महीने बाद किसी को सैंपल पहुँचता है, अगला आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर कहता है यार तुमको सैंपल भेजने में महीना लगता है, तुम लोग कमर्शियल कंसाइनमेंट क्या भेजोगे हमको? दिस इज़ वेयर वी लैग बिहाइंड। बुरे हादसे हुए होंगे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरी इंडस्ट्री को पेनलाइज कर दें। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही एक्सीलेंट पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का, अगर अपनी रेगुलेशंस अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें, कुछ पॉलिसीज़ अपनी बेहतर कर लें। सर्टेन चीज़ होती है हम कहते हैं नहीं एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। भाई दुनिया को वो चाहिए, जो दुनिया को चाहिए वो आप एक्सपोर्ट करोगे, जो आपको चाहिए वो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। आपने उनकी बात माननी है। तो इट्स द पॉलिसीज़ दैट वी नीड टू स्ट्रीमलाइन, एंड तमाम लोग लगे हुए। आपने प्रीवियस गवर्नमेंट में भी देखा, करंट गवर्नमेंट भी देखा, वो पुश कर रहे हैं, लेकिन पुश करने के पीछे आप पॉलिसीज़ को बेहतर करें, फ्रेमवर्क बेटर करें, इंसेंटिवाइज करें चीज़ों को। फार्मा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो धड़े से कहती है हमें आपसे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सॉरी वी डोंट वांट एनी सब्सिडी, वी जस्ट वांट रेगुलराइजेशन एंड पॉलिसीज़। क्योंकि सर हमारा जो मसला है ये कपड़ा चावल आटा महंगो नहीं है। आपने भेजा, उन्होंने देखा यार गुड मार्केट में आ जाएगा, वी नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशंस। सर्टन कंट्रीज़ में एक प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कहीं $15,000 है, कहीं $32,000 है, कहीं $33,000 है। वो आप पे करते हैं, उसके बाद लाइन में लगते हैं, कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 2 साल लग जाता है। तो व्हेन यू वेट फॉर दिस 2 years, और जब तक आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है पता लगा आपकी यहाँ ड्रैप ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट दैट। आप क्या करेंगे?
बहुत सीरियस इश्यूज हैं सर। आगे चलते हैं, एक सीईओ की लाइफ में हम इनसे पूछते हैं अदनान साहब से, दो क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली कंसर्न, उसके दो चैलेंजेस होते हैं, एक कैश फ्लो मैनेजमेंट और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इनसे पूछते हैं कि बीइंग अ यंग सीईओ इसका ये सबसे बड़ी एक हेडेक है, पेन है, खासकर रिसेशन और ये इकोनॉमिक इन्फ्लेशन के हाइपर इन्फ्लेशन के इस एज में, जहाँ लोग तो रो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर भी रो रहा है, उसके आंसू कोई भी नहीं देखता। सर ये बताएं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट की, आप खुद फाइनेंस अकाउंट्स के आदमी हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, और उसके बाद सबसे जो मुश्किल है वो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आपकी क्या हिरानी ग्रुप्स की मैं बता रहा हूँ उसकी क्या चैलेंजेस, ओवर टू यू। ह्यूमन रिसोर्स का मैं सबसे पहले बात करूँगा, हमारा एक फोकस एक वो है जो कितने लोग हैं आपकी हिरानी के? आपकी दुआ से वी हैव 350+ पीपल, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एक्सपेंडिंग भी हो रहा है। सर्टेन चीज़ें आप आगे पे कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हो उस तरह से। ये मैं कहूँगा मेरा भी नहीं, फादर से मैंने सीखा है। HR को कंट्रोल करना नहीं कहेंगे, उसको कोशिश की जाए कि खुश रखा जाए। जो इंगेजमेंट जो उसकी है, इंगेजमेंट तो अपनी जगह रहे काम से, लेकिन उनकी सेटिस्फैक्शन, बिकॉज एक आदमी अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयड है, पीछे उसकी फैमिली भी चल रही है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसका ख्याल कोई और रखेगा। उसकी फैमिली का उसका ख्याल रखना वो इसी कंपनी से वाबस्ता है। जो मसले मसाइल हैं, वेदर इट बी फाइनेंशियल, वेदर इट बी पर्सनल, वो यहीं से रिजॉल्व होंगे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कहीं और जाके करेगा। तो हम उस विजन के साथ चल रहे होते, उस कोशिश में होता है, कोशिश पूरी होती है, उसके बावजूद 100% ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब 350 में से 350 लोगों को खुश रखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन उस लिहाज से हों। तो HR में हमारा विजन ये रहता है और हम उसी तरह से कर रहे होते हैं, चाहे वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एज वेल। हमारी कोशिश होती है कि वेल इन टाइम, कोशिश में नहीं, अल्लाह पाक हैज़ बिन वेरी काइंड अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे हम जिस क्राइसिस के फेस से भी गुजरे हैं, उस टाइम भी लोगों को सैलरीज में अल्लाह ताला ने कभी लेट नहीं कराने दी। जबरदस्त। कैश फ्लो के ऊपर तो नहीं आपकी कोई इशू आता है कि साइकिल सही चल रहा है? ये आता है, जो पॉलिसीज आजकल आ रही हैं, किसी दिन नया टैक्स आ गया जी, आपका कैश फ्लो खाली हो गया, करंटली आया हुआ इस टाइम पे, आपके डॉलर बढ़ गया है, हमारी प्राइसेस तो कंट्रोल्ड है, तो कैश फ्लो ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ हुआ इस टाइम पे। साइकिल सारा ब्रेक। आप बड़ी से बड़ी फार्मा इंडस्ट्री से पूछें, देखने में वो बड़ी दिखती है, कैश फ्लो नहीं है। रीज़न है कि आपकी कैश करेंसी एक इजाज़त सिंपल सी चीज़ है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है पाकिस्तान में? नो। जो थी वो बेच के चले जा रहे हैं। नो, सारे फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल चले गए। टिकर फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स एन आई ओपनर कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आए, जो आई भी है वो छोड़ के भागा चला जा रहा है, उसको रिटेन कर पा रहे। जैसे एक मल्टीनेशनल था, अगर वो ये चाहता था कि मुझे साल का $1 मिलियन प्रॉफिट में मिलना चाहिए, वो पाक रुपीज़ में उतना ही लेता था। वो जब तक आगे आया, वो तो जो कमा रहा तो 1 मिलियन से और नीचे हो गया। एंड ऑफ द डे पेरेंट कंपनीज तो यही करते हैं ना, ले जाने का। तो आपका इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आप पॉलिसीज, आप फ्रेमवर्क ऐसा ख़राब और टाइट करते चले जा रहे हैं कि वो लूजिंग आउट ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। वो जो जा रही हैं, ये एक डेंजर पॉइंट है। सिर्फ जा रही है, जाते जा रही है। कल का भी आर्टिकल में जो एक मल्टीनेशनल का है वो भी आ गया है कि वी आर वाइंडिंग अप आवर ऑपरेशंस और अपने लोकल पार्टनर को हैंड ओवर कर रहे हैं। अदनान साहब ने तो काफ़ी हमें दुखी बात कर दी। हम इनसे पूछते हैं नेक्स्ट कोई 3 to 4 ईयर्स में, अपार्ट फ्रॉम अदर जो चैलेंजेस हैं, कोई पॉजिटिव बात बताएं कि व्हाट वेयर दिस इंडस्ट्री फार्म एंड स्पेशली हिरानी वेयर दे विल क्या कहते हैं डाउन द लेन नेक्स्ट 5 ईयर्स कहाँ होंगे? पॉजिटिव चीज़ ये है कि माशाल्लाह अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, जो मल्टीनेशनल्स और नेशनल कंपनी के बीच का डिफरेंस था, एवरी ईयर उल्टा होते चले जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का शेयर रिड्यूस हो रहा है, नेशनल कंपनीज का बढ़ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, कभी कभार आवाम के जहन में होता है नेशनल कंपनी एवं ही होगी, बट मल्टीनेशनल कंपनीज नेशनल कंपनीज से अपनी चीज़ें बनवा रही हैं। तो दैट मीन्स यू कैन इमेजिन देयर स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स को ड्रैप कंट्रोल करने नहीं आती। मल्टीनेशनल्स के अपने लोग आ रहे होते हैं, अगर स्विस कंपनी है तो स्विस पर्सन आ रहा है, फ्रेंच कंपनी है तो फ्रेंच आ रहा है, जर्मन है तो जर्मन आ रहा है आपको एनालाइज करने। तो दैट मीन्स योर कंपनीज आर अप टू द मार्क, दे आर अप टू देयर स्टैंडर्ड्स जो वो उनसे बनवा सकती हैं। नंबर 1, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हम एक टनल से गुजर रहे हैं हम कहते हैं, लेकिन हमें पता है देयर इज़ एन एंडिंग टू दिस टनल, वहाँ एक लाइन लाइट है, बिल्कुल काम करना चाहिए। हम एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री से वाबस्ता है जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आवाम की सर्विस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है ये। सर बहुत अच्छा लगा। अब आखिर में लास्ट में आपकी लीडरशिप के वाले से पूछूंगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड रैपिड फायर। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप टू अदनान? आप माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर फैमिली में पैदा हुए। आजकल एक बच्चों को मैं कहता हूँ कि जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो, यही सोचना है। चाहे वो IT के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ठेला लगाने वाले हों। स्टार्टअप कौन
होता है? हाउ डू यू डिफाइन एंटरप्रेन्योर Right. एंड 3 कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? I mean, I'll call it very simple कि organized तरीके से when you start up, you have a vision, what you want to do. Obviously, there has to be a goal post. If you don't have a goal post, फिर आप entrepreneurship में नहीं जा सकते. आपका goal post ये है कि यार मैंने नहीं बनना है, मैंने कंपनी को यहाँ पर पहुँचाना है. Entrepreneurship में यही है. And down the level आप उसी vision से, उस लिहाज से अपने लोगों को तैयार करते हैं, क्योंकि लोग ही ये सब चीज़ें लेके चलते हैं. मतलब इसके पास एक क्लैरिटी ऑफ विजन. Exactly. वो तो सबसे बेसिक चीज़ें, पैसे हो या ना हो, ये होना ज़रूरी है. ये जरूरी है कि विजन के बगैर नहीं होता. बिल्कुल. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो विजन खत्म हो गया, टेलीविजन रह गया. और हमारे पास मिशन खत्म हो गया, अब कमीशन रह गया. Quite unfortunate. ये हकीकत है. ये 2 चीजें जो के चल रही है. आगे चलते हैं. एक अच्छा जो यंग सीईओ है, उसके अंदर क्या 3 कॉम्पिटेंस देखते हैं कि टू रन अ कंपनी, क्योंकि असल चीज मैनेजमेंट है कंपनी की, उसी से साथ. तो वो जो 3 कॉम्पिटेंस ऑफ अ सीईओ क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे पहली चीज़ आ जाती है, मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग योर पीपल, बिकॉज HR जैसे मैंने कहा वो सबकी दुखती रख है. सबसे पहली चीज़ है, आपने झटके लगे होंगे, उसका ये मतलब नहीं आप सारा ख़राब एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आपने लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट स्किल्स. आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, लेकिन एम्पावर के साथ अक्सर हम एक अल्फाज भूल जाते हैं, अपने लोगों को समझाना, अकाउंटेबिलिटी. ट्रू. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग. जो आपके गोल्स हैं उसको आपने कितना परफॉर्मेंस, आपकी अप्रेजल, वो सेल्फ एम्पावरमेंट गोज विद अकाउंटेबिलिटी. अक्सर हम कहते हैं मैंने एम्पावर कर दिया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी मस्ट है. एंड ये जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं, आप देखें उनको अथॉरिटी देते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, डेलीगेट करते हैं. डेलीगेशन इसकी ये एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा भी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो यही है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करते हैं. हम अक्सर अपने लोगों को सिखाते हैं आप अपना नंबर 2 तैयार करें. इसलिए ना तैयार करें कि हम आपको कंपनी से निकाल देना है. आप अपना नंबर 2 तैयार करें, वो आपकी जगह ले और आप कोई नया टास्क ले ऊपर आके. दैट इज़ हाउ द स्टेप्स इवॉल्व. दैट इज़ हाउ यू कम अप. मुझे ये बताएं कि एक हम उनसे पूछते हैं कि जो CEOs आर द बिजनेस लीडर्स एंड द लीडर्स आर द रीडर्स. Right. एक दुनिया के जो अच्छे कंपनीज के CEOs हैं वो 50 to 60 बुक्स पर एनम रीड करते हैं. तो आपका कोई ऐसा है, माशाल्लाह वलायत से, लंदन से पढ़ के आए, तो कोई 2-4 किताबें बताएं जो कि रियली ट्रांसफॉर्म्ड यू, इम्पैक्टेड यू, जो कि आपको अदनान को CEO बनने में हेल्प किया? अच्छा, मेरा आप कह रहे हैं क्वाइट अनफॉर्चुनेट कहेंगे, बचपन से बुक्स रीडिंग का नहीं रहा, कम रहा है. बट हॉबी क्या रही है? ऐसा नहीं है कि रीडिंग का नहीं है. मेरा प्रॉब्लम ये कि रीडिंग मेरी है. अब अगर आप नेट पे चले जाएं, आई वुड लाइक टू रीड, आई वुड लाइक टू एक्वायर नॉलेज, बट दैट इज़ नॉट कि मैं बुक लेके बैठ जाता हूँ. कोई चीज़, कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस रिलेटेड आपने सर्टेन चीज़ें रीड कर ली, मैं उस तरह से अपनी नॉलेज एक्वायर करता हूँ. और मैं यूँ कहता हूँ अल्लाह पाक ने जितना मुझे कामयाबी पे पहुँचाया है, जहाँ भी पहुँचाया अल्लाह का करम है. उसमें मैं एक बहुत कहता हूँ, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर के बाद उठा पाता हूँ. तो आई रिसाइट कुरान शरीफ. वो एक बुक रीडिंग में तो नहीं आएगा. नहीं, बहुत बड़ी नेमत है ये. काम पे लग जाता. अदनान भाई बहुत बड़ी नेमत है. ईमेल्स हो गई, रिसर्च वर्क हो गया, चीज़ें ढूंढना, वो टाइम में मैंने जो अचीव किया है ना, वो मैं लाइफ में अगर रातें भी जाग लूँ, मैं सालों साल रातें जाग लूँ, मैं उसको जब लुक बैक करता हूँ तो आई कैन नॉट अचीव दैट इन रेगुलर टाइम्स. ये तो बहुत बड़ी सादत है. ये बहुत बड़ी सादत है. ये अल्लाह पाक उसको कंटिन्यू रखे. इंसान चुक जाता है, कुछ नहीं पता. रोल मॉडल, हु इज योर रोल मॉडल? इफ़ यू ट्रूली से माई फादर. क्या सीखा? कोई एक ऐसी चीज जो समझता है कि मैं आई वांट टू एमेल्युएट टू माय फादर, दिस इज माय फुटस्टेप्स. जो मैनेजमेंट स्किल्स कह लें, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये अपने फादर से सीखा है. वो अक्सर एक बात करते हैं कि भाई हम वी बिलोंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड. हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से स्टार्ट किया था मेरे फादर ने. कहते हैं वहाँ पैसा गिनने का बहुत काम होता है. तो बोला यार सिर्फ उस डर से कि एक आध नोट नकली निकला है, चोरी कर लिया, अगर मैं ही बैठ के नोट काउंट करता रहूँगा तो बाकी चीज़ें कौन मैनेज करेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करो, रिस्क लेना पड़ेगा. आप ये वो हैं जिन्होंने जब हिरानीज़ फार्मा स्टार्ट की थी, दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, बट डिसीजन लेने मुझे आगे करते हुए. जो कहते हैं पूल में धक्का दे देते हैं, अगर डूबेगा तो मैं आ जाऊँगा बचाने, लेकिन मैं उसको तैरने दूँ, सीखेगा वो अपने ध्यान से. तो अल्हम्दुलिल्लाह. बट मतलब मैं ये प्राउडली कहूँगा, माई फादर इज़ नॉट वेल एजुकेटेड फ्राम स्कूल. उन्होंने क्लास 8 तक पढ़ा है, फैमिली क्राइसिस आए थे निकले, लेकिन बेशक हम बाहर से पढ़ के आए हों, उनका IQ आज भी, उनके साथ जो बैठ के आइडियाज़ आते हैं, या वो जो चीज़ गैप एनालिसिस करके देते हैं, अक्सर लोग उसको नुक्ताचीनी कहते हैं
मैं कहता हूँ वो जो गैप एनालिसिस करके देते हैं ना, वो हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं निकाल पाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जब इतना स्ट्रेस आता है, लाइफ स्ट्रेस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, तो अदनान आप क्या करते हैं अपनी एंगर को, अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को, क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मैनेज करते हैं? दो चीज़ें हैं। अगर ऑफिस टाइम में हो रहा होता है, मैंने एक पर्सनल आदत ये बनाई है, अगर उस टाइम में ज़रा अकेला बैठ जाऊँ। अक्सर होता है कोई रूम में नॉक करके आ जाता है, सर वो आप फारिग तो है ना 2 मिनट, क्योंकि फारिग हूँ लेकिन दिमाग घुमा हुआ है। तो और आजकल टेम्परेचर के साथ साथ सबका दिमाग तो जो है ना भले अकेला छोड़ दें। एंड द अदर स्ट्रेस रिलीवर इज फैमिली। माशाल्लाह आई हैव 2 kids, I have a 6-year-old daughter and a 3-year-old son। तो वो आप कह रहे जब घर पहुंचते हैं, वो जो स्ट्रेस रिलीवर है शायद सारा वो अनवाइंड हो जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं है। कोशिश पूरी होती है कि वो जो ऑफिस का स्ट्रेस है या गुस्सा किसी हवाले से घर ना जा सके, हो जाता है कभी कभार। देयर आर टाइम्स इन लाइफ यू कांट कंट्रोल दैट। गुस्सा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करना आता है। आता जरूर कैसे है, करते हैं कंट्रोल? कोई एक टिप दे दें। मतलब वालिद साहब कहते हैं तुम्हारे पेट का पानी नहीं हिलता। ठंडापन के, क्योंकि अगर गुस्से में कोई चीज़ बोलती वो वापस नहीं ली जाती, रिग्रेट्स रिग्रेट्स हो जाते हैं। तो उस टाइम कुछ भी आ रहा है ज़रा ठंडे दिमाग से सह लेना रहा, then let's think it over and we'll calm and cool down। बट एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछते हैं कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इनकी कामयाबी और जो मुस्कुराहट हैप्पीनेस का क्या फार्मूला है अदनान? सिंपल फार्मूला ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखें। नेगेटिव चीज़ें बहुत आएगी, आवर ओनली थिंग इज़ कि उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल लें। एंड कभी कोई मतलब मैंने अपने वालिद साहब से ये चीज़ सीखी है कि यार किसी की अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अपना लो, उसको कॉपी करने का नाम दो, मोटिवेशन दो, जो भी है अच्छी चीज़ अपना लो तो खुश रहोगे। ये सोच के चलोगे यार ये कर रहा है मैं ये कैसे कर सकता हूँ, अच्छी आदत है अपना लो, अल्लाह पाक कामयाबी देगा, सीखोगे। जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं छोड़ दो। तो खुशी का या आप कह कामयाबी के पीछे यही है कि जो पॉजिटिव चीज़ें उसको लेके चलते हैं। माशाल्लाह। सर ये लास्ट बताइएगा कि डिफ़िकल्ट डिसीजन, आपने माशाल्लाह कंपनी चलाई, क्योंकि सीईओज़ की जो लाइफ होती है वो सुबह से शाम तक डिसीजंस कर रहा होता है। एनी 1 or 2 डिफ़िकल्ट डिसीजंस इन योर लाइफ यू आर हियर? इक्का दुक्का ले ऑफ तो नहीं किए, क्योंकि सीईओज़ के लिए ले ऑफ्स बहुत मुश्किल काम होता है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ले ऑफ नहीं किया, लेकिन एक आध लोग जो मैं रिग्रेट करता हूँ हमारे बैड टाइम्स के अंदर, वी हैड टू लेट देम गो। ओके, लेटिंग गो ऑफ पीपल, एक तो होता है आप ले ऑफ करते हैं, ऐसा टाइम भी आता है बिल्कुल, बट व्हेन दे हैड टू लीव एंड वी कुड नॉट स्टॉप देम, वो मुश्किल होता है, वो डिसीजन मुश्किल होता है। लास्ट में मुझे बताइए कि क्या मैसेज है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बहुत जॉबलेसनेस है और होपलेसनेस है, तो खासकर कोरोना और रिसेशन इकोनॉमी की वजह से बहुत इश्यूज हैं, तो मैसेज फॉर यंग पीपल क्या है? यही मैसेज है कि वो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट साइड पे बात करें, जो आप अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। बिकॉज द सीट दैट आई एम ऑन एट द मोमेंट, उधर ये परेशानी बहुत रहती है कि लोग हायर तो किए लेकिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आप जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे एंड अपने उस लिमिटेड पोर्टफोलियो से निकलें, उस आइस को ब्रेक करें। हम अक्सर कहते हैं यार मेरी यही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इतना करूँगा, शाम में घर पहुँच जाऊँगा, ख़त्म बात। आप इतना करेंगे कोई इशू नहीं है, कंपनी आपको हमेशा रखेगी, लेकिन आप ग्रो कैसे करेंगे? दैट इज़ वन क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम पीपल। इफ़ यू वांट टू ग्रो, एक अक्सर सवाल खड़ा होता है कि आपने अगर आई डू कंसिडर माई सेल्फ एज ए लूज़र एट द मोमेंट। अच्छा, माई पर्सनल टास्क वॉज कि मैं 10 साल के अंदर कंपनी को उस मकाम पे पहुंचा दूं कि हम मेरी जगह कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाए। माशाल्लाह। तो मैं फील करता हूँ कि यार आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन दैट फेज कि कोई ऐसा बंदा मैं ट्रेन या वो नहीं कर सका जो मेरी जगह रिप्लेस कर सके। वो कब होगा? जब लोग मल्टीटास्किंग करेंगे, लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाना सीखेंगे, मजीद को हर कोई कहेगा मेरा ये छोटा सा टास्क है, हो गया। क्योंकि एट द सीट आई एम ऑन अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ता है, उन सब की रिपोर्टिंग लेनी है, तमाम से काम लेना है। सही किया। मल्टीटास्किंग नहीं कहूँगा, लेकिन मैनेजमेंट होती है। जाते जाते इसको क्लोजिंग कोई रिमार्क्स दे दें, कोई ऐसा शेर आता हो, कोई गाना, कोई मोटिवेशनल कोट, जो कि शेर व शायरी वाला तो मैं नहीं हूँ, कोई कोट, कोई मोटिवेशनल, कोई ऐसा लाइन जो आपको दिल के पास है?
मैं इतना ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, लीडरशिप इज़ वन थिंग दैट वी शुड ऑप्ट फॉर, एंड लीडरशिप डज नॉट ऑलवेज मीन बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी। लीडरशिप आपके डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट स्टेप्स सब जगह होते हैं। उस लीडरशिप की अपनाहियत करें तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे, आगे चले जाते जाएंगे। एंड हमारे यहाँ जो एक सबसे ख़राब आदमी है, हम सेकेंड लाइन को बुरा समझते हैं कि यार अगर ये डेवलप हो गया तो मैं कहाँ कोई जाऊँ। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अल्लाह पाक ने सबकी जगह बनाई हुई है, तमाम लोगों को जगह मिलती है। आप जगह दोगे तो आपके लिए आगे जगह बनेगी। ये सीढ़ी चलती चली जाएगी, आप नहीं करेंगे कोई और करके चला जाएगा। जबरदस्त। टू कीप दिस इन माइंड। अदनान इज़ रियली इंस्पिरेशनल। you इसको very अगर हम much. समराइज कर दूँ मैं 2 जुमलों में, जो अदनान का जो टेक अवे मैंने यहाँ हम इस कन्वर्सेशन से जो हम लेके उठ रहे हैं, नंबर 1 आपके पास क्लैरिटी ऑफ विजन हो। मस्ट है। नंबर 2 आपके पास एक एम्पैथी हो एम्प्लॉयज़ के साथ, जो आपका जो अटैचमेंट है उनकी इंगेजमेंट हो। नंबर 3 और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही ज़रूरी है, कि अकाउंटेबिलिटी हो और एम्पावरमेंट हो, क्योंकि एम्पावरमेंट अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये 3-4 चीज़ें थी। और लास्ट में इन्होंने लीडरशिप के ऊपर बोला, तो आज का क्लोजिंग जो इकबाल की एक जो हमारा एक फ़िलासफ़ी है 100 CEOs की किताब की भी, जो आपको मैं ऐसा डेडिकेट करके जा रहा हूँ कि ये बुलंद सुखन दिल नवाज और जानपुर सोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। यानी कि अगर इकबाल कहते हैं 3 चीज़ें अगर हो जाएं लीडर में, तो वो लीडर जो होता है ना, वो लीडरशिप क्या होता है, अहल होता है। पहला निगे बुलंद लॉफ्टेड विजन, सुखन दिल नवाज कम्युनिकेशन, एंड जान पुरसोस कंपैशन। ये 3 चीज़ें आ जाएं तो एक कंपनी, एक मुल्क, एक अदारा कहाँ से कहाँ चला जाता है। इस सेशन को आप CEO टुडे TV पे देखिएगा, हमारे पेज पे, इनके हिरानी के ऑफिशियल जो फार्मास्यूटिकल के पेज पे देखिए, और अपना फीडबैक दीजिएगा। को जो भी सीखें तो हमें बताइएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।